स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बस इस बात को समझ लो कि अगर आपके पास कोई वेक्टर होता है तो वो तीन तरह से होता है। एक होता है 1D वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर। ये किसे कहते हैं? मान लो आपको पता है तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई वेक्टर अगर एक एक्सिस के लॉन्ग है पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, या मान लो तीसरा वेक्टर एम वेक्टर। तो ये देखो सारे एक ही एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो एक एक्सिस के लॉन्ग हो, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करे, उसे हम कहते हैं 1D वेक्टर। 1D वेक्टर का मतलब ये वेक्टर अलोंग अ लाइन होता है, एक लाइन में होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक एक्सिस को। आपको पता है अगर मान लो एक एग्जांपल, अगर मैं एक एक्स वाई एक्सिस के बीच में कोई वेक्टर ले लूं, ये पी वेक्टर देखो, तो ये कहलाएगा 2D वेक्टर। जो दो एक्सिस के बीच में होता है उसे 2D वेक्टर कहते हैं, यानी कि जो प्लेन में होता है। दो एक्सिस के बीच का मतलब प्लेन में होता है। ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। हाँ, वाई जेड प्लेन में भी दिखा सकते हैं हम, जेड एक्स प्लेन में भी दिखा सकते हैं, बट हम प्लेन प्रैक्टिकली एक्स वाई में दिखाते हैं, क्योंकि जेड एक्सिस को दिखाना इम्पॉसिबल नहीं है। तो चाहे वो 1D वेक्टर हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन हो, चाहे वो जेड एक्स प्लेन हो, प्रैक्टिकली बोर्ड पे शो नहीं हो सकता, क्योंकि जेड एक्सिस ऐसे होता है। जब एक्सिस ही शो नहीं हो सकता तो फिर एग्जैक्टली हम वेक्टर को भी प्लेन में नहीं दिखा सकते। तो 1D वेक्टर दिखाने का टाइम आएगा तो एक्स और वाई में ही दिखाएंगे हम ज़्यादातर, और प्लेन में दिखाने की बारी आएगी तो एक्स वाई में ही दिखाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई तो जैसा है वैसे ही दिख रहा है। जेड ऐसा होता नहीं है, तो जब जेड एक्सिस ही नहीं बन पाएगा तो प्लेन कहाँ से हम एग्जैक्ट बना पाएंगे? तो होगा जरूर, बट हम दिखाएंगे ऑन द बोर्ड एक्स वाई प्लेन में ही 2D वेक्टर का एग्जाम्पल लिया करेंगे। ठीक है, तो 2D वेक्टर कहाँ होता है? इन अ प्लेन। 1D वेक्टर अलोंग अ लाइन होता है, 2D वेक्टर इन अ प्लेन होता है। 3D वेक्टर जो होता है बेटा, वो तो हम शो ही नहीं कर सकते। वो बार बार बोल रहा हूँ मैं कि जेड एक्सिस इंक्लूड हो जाएगा तीसरा एक्सिस, तो वो तो शो नहीं हो सकता, तो 3D वेक्टर भी शो नहीं हो सकता। फिर मैं आपको बता दूं, ये 3D वेक्टर इन ए स्पेस होता है, स्पेस, क्योंकि तीसरा एक्सिस बाहर की तरफ होता है, स्पेस में आ जाता है। तो 1D वेक्टर इज अ वेक्टर अलोंग अ लाइन, 2D वेक्टर इज अ वेक्टर इन अ प्लेन, 3D वेक्टर इज अ वेक्टर इन स्पेस। थर्ड एक्सिस मीन्स टुवर्ड्स द स्पेस। ठीक है, 2D वेक्टर इन अ प्लेन, चाहे वो वाई जेड प्लेन में हो, चाहे वो जेड एक्स प्लेन में हो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में हो। बट मैं एक्स वाई प्लेन में ही दिखाऊंगा, क्योंकि जेड एक्सिस इज नॉट अ रियल एक्सिस, ये हमें दिखाई नहीं देता है। ये ऐसा बोर्ड पे ऐसा है, जैसा है वैसा है नहीं, इसलिए एग्जांपल दिखाना होगा 2D का, तो मैं एक्स वाई प्लेन में ही दिखाऊंगा। अब जब आप पढ़ चुके हो ये, तो अब मैं पढ़ाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, वेक्टर को स्प्लिट करना। कैसे? मैथमेटिकली। और ये रिजोल्यूशन होता है सिर्फ किसके लिए? किसके लिए? 2D एंड 3D के लिए। 1D तो एक डायरेक्शन में होता है, उसका रिजोल्यूशन नहीं होता। रिजोल्यूशन का मतलब मैथमेटिकली तोड़ना, मैथमेटिकली स्प्लिट करना। तो बेटा कभी भी मैथमेटिकली हम किसी वेक्टर को स्प्लिट करेंगे तो याद रखना वो स्प्लिट किस में होगा? डायरेक्शन वाइज होगा। 2D है तो दो डायरेक्शन में स्प्लिट होगा, 3D है तो तीन डायरेक्शन में स्प्लिट होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब द मेथड टू स्प्लिट द वेक्टर, टू रिजॉल्व द वेक्टर। और स्प्लिट पार्ट को, टूटे हुए पार्ट को कंपोनेंट्स कहते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स। जैसे आप 3D का तो एग्जांपल मैं नहीं समझा सकता, 2D से तो समझा सकता हूँ। मान लो आपके पास एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है पी वेक्टर, 2D वेक्टर है। तो 2D एक्स वाई प्लेन में तो मान लो एक एंगल पे है, थीटा एंगल पे। जब वो 2D वेक्टर होगा तो एंगल पे बनाएगा, कोई ना कोई एंगल पे होगा। तो मान लो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है, कौन? ये पी वेक्टर। तो अब अगर ये 2D वेक्टर प्लेन में है तो मैथमेटिकली आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो दो पार्ट में। देखो कैसे पता चलेगा? ये पी वेक्टर हो गया, तो ये जो वर्टिकल पार्ट होगा ये पी का वाई पार्ट और ये पी का एक्स पार्ट। देखो यहां से देखो, ये पी का वाई पार्ट, इतना दूर होगा पी का एक्स पार्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा था, जब यहाँ पे होते हो तो एक कोऑर्डिनेट होता है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे होते हो तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होता है, बीच में होते हो तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही।
वो पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट्स है, वेक्टर के लिए कंपोनेंट्स हैं। जो वेक्टर दो एक्सिस के बीच में होता है, यानी कि प्लेन में होता है, यानी कि 2D होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं मैथमेटिकली। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना दूर और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक काम करो, अलग से ट्रायंगल बना लो और कंपोनेंट निकाल दो। अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे ऑब्वियसली। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो ये दोनों कराएंगे कंपोनेंट्स, बट चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इसलिए लोग इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी लोग इसे कहते हैं, याद रखना। अब देखो, अब एक काम करो, इस ट्रायंगल में साइन थीटा ले लो। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी का वाई पार्ट अपॉन पी। बहुत सिंपल। पी का वाई पार्ट कितना हो गया? पी साइन थीटा। यस, ये p का y मतलब ये कहलाएगा y कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होंगे ना, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। पॉइंट होता, वेक्टर नहीं होता, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वेक्टर के लिए कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये y कंपोनेंट p sin थीटा। इसी ट्रायंगल में cos थीटा ले लो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में p का x कंपोनेंट अपॉन p का x कंपोनेंट कितना आ गया? p cos थीटा। याद रखना, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि एक दूसरे के 90 होंगे तो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 पे ही होंगे, तो इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। और अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो देखो, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट p के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस p के y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये भी चीज सीखने को मिला। अगर किसी भी 2D वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स पता हो तो नेट, उसका नेट वैल्यू निकालना हो, नेट मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर कर देंगे, याद रखना। तो ये कंपोनेंट चूंकि x और y में होते हैं, 2D के दो कंपोनेंट हमेशा x, एक जैसे मान लो x y प्लेन में है तो x के होगा, एक y के अलोंग होगा, तो ये दोनों होंगे तो आपस में परपेंडिकुलर ही, ये पक्की बात है। तो एक दूसरे को हम एक दूसरे का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। नाम के आगे रेक्टेंगुलर। साइंस में कोई भी चीज परपेंडिकुलर हो तो उसको रेक्टेंगुलर वर्ड कहते हैं, बस। तो ये इस तरह हम निकाल सकते हैं किसी भी 2D वेक्टर के दोनों पार्ट्स। एक पार्ट हमेशा साइन में आएगा और एक पार्ट कॉस में आएगा। अब इसको एक ट्रिक से समझा जा सकता है, इसका एक टिप्स है। इसका टिप्स क्या है, जरा सुनिए। इसका टिप्स ये है, एंगल साइड कॉस और अदर साइड साइन। बोलोगे ये क्या है सर, समझाओ मुझे। अब मान लो कोई वेक्टर है, एक एग्जांपल, एक वेक्टर p वेक्टर है और ये p वेक्टर थीटा एंगल पे है। अब बताओ ये p वेक्टर थीटा एंगल पे किसके साथ है? तो है तो 2D वेक्टर x और y के बीच में है। हम जब भी एग्जांपल लेंगे तो x y एक्सिस का ही लेंगे, इन्हीं के बीच में दिखाएंगे। z एक्सिस तो हम दिखा ही नहीं सकते, तो उस प्लेन की बात ही मत करें, ना yz प्लेन की बात करें, ना zx प्लेन की बात करें। अब बताओ ये p के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा x कंपोनेंट, इधर होगा y कंपोनेंट। ट्रायंगल ऐसे बनाओगे यार, ट्रायंगल बनाओगे तो जितना ये होगा उतना ही इधर होगा। y का मतलब यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो। दो पार्ट हो गए, p का x पार्ट, p का y पार्ट। अब बताओ, अब उतना ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे से समझा दोगे 2 मिनट के अंदर। ये जो p बना रहा है थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है? y एक्सिस के साथ। यहाँ पे जो p का थीटा आपने दिखाया है, बनाएगा तो x के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल, बट हमने वो दिखाया नहीं। जो हमने शो किया उस एंगल की बात करो। ये जो p के लिए जो हमने थीटा बनाया है वो किस एक्सिस के साथ? y एक्सिस के साथ। तो इसके लिए y वाला हो जाएगा एंगल साइड, जिधर एंगल दिखे वो एंगल साइड, और जिधर एंगल ना दिखे वो अदर साइड। तो x हो गया p के लिए, x एक्सिस हो गया अदर साइड। अदर साइड क्या मैंने बोला? साइन, तो p साइन थीटा। p के लिए y एक्सिस हो गया एंगल साइड, इधर एंगल बन रहा है तो p cos थीटा। ओवर। उतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिटेल में समझाना है तो कर देना, बट ट्रिक बड़ा आसान है। अब इसी में देखो, ये p वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा था? x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस हो गया यहाँ इस p के लिए एंगल साइड, तो x में हो जाएगा cos, और y एंगल नहीं बन रहा है, उधर नहीं दिखाया गया है, तो y में हो जाएगा sin, क्योंकि यहाँ y अदर साइड, x एंगल साइड, यहाँ y एंगल साइड, x अदर साइड। ओवर। दैट वाज द पॉइंट। तो एक 2D वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं और 3D के 3 होंगे, पर 3D हम दिखाई नहीं पाएंगे, तो समझेंगे 2D से ही। और अगर आपको कंपोनेंट पता हो और उस वेक्टर का नेट वैल्यू पता करना है, नेट, तो अंडर रूट करके कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर 3D होता तो 3D में कितने कंपोनेंट होते बेटा? 3 होते। तो वहां पे कैसे निकालते हैं? x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर। पैटर्न वही चलता है, बट 3D है तो तीनों का स्क्वायर करके
नेट निकाल देते हैं। इससे क्या सीखने को मिला कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है 2D है तो 2 कंपोनेंट होंगे, 3D है तो 3 कंपोनेंट होंगे। तो जब कंपोनेंट्स पता हो तो उसका नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर, 2D है तो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर। और समझना है कंपोनेंट का आसान तरीका, शॉर्ट में ट्रायंगल के बिना समझना है ट्रिक से। तो जिधर एंगल बने उधर के कंपोनेंट में कॉस, उधर के पार्ट में कॉस, और इधर नहीं बने उधर के पार्ट में या कंपोनेंट्स में क्या, साइन। एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन। अब जब आप ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, इसको कहते हैं क्या, रिजोल्यूशन कर रहे हैं, वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, मैथमेटिकली टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। 2D है तो 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, 3D है तो उसके 3 पार्ट होंगे, और एंगल के अकॉर्डिंग पार्ट डिसाइड होता है। जैसे एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो वो पार्ट कॉस में होगा, एंगल नहीं है तो वो पार्ट साइन में होगा। एंगल नहीं का मतलब हमने अगर नहीं दिखाया है तो। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, आराम से जवाब देना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वेक्टर P है, ये वेक्टर मान लो 30 डिग्री पे, एक एग्जांपल मैंने बोला 30 डिग्री पे एक वेक्टर है, ठीक है। अब बताओ अगर ये वेक्टर P 30 डिग्री पे है, ध्यान से सुनना बेटा, तो इसके 2 पार्ट होंगे, एक x पार्ट होगा और एक y पार्ट, वही दोनों पार्ट बताना है। तो बोलोगे सर मान लो इस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं दे दूं 2 यूनिट, और डायरेक्शन है ये 30 डिग्री, किसके साथ, x के साथ। एंगल क्या बताता है, डायरेक्शन। तो P का x पार्ट क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, P cos 30, और P का y पार्ट क्या हो जाएगा, P sin 30। कैसे, अभी ट्रिक नहीं बताया मैंने आपको, क्या बताया बताना जरा, कि जिधर एंगल बने उधर का पार्ट कॉस में, उधर एंगल नहीं दिखे, बन तो रहा है, बट हमने इधर 30 इधर 30 होगा तो इधर 60 होगा ऑब्वियसली, बट हमने तो नहीं दिखाया ना, हमने जो दिखाया वो इधर दिखाया है। तो ये हो गया एंगल साइड और ये हो गया अदर साइड, अदर साइड साइन, एंगल साइड कॉस। सबसे आसान तरीका, P cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, कट गया, बोलोगे सर √3 यूनिट। P sin 30, P कितना है 2, sin 30 1/2, कितना आ गया बेटा 1 यूनिट। बोलोगे सर इस P वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इस P वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा, 2D है तो 2 डायरेक्शन में वैल्यू होगी, 2 डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो x डायरेक्शन में इतनी वैल्यू के साथ होगा और y डायरेक्शन में इतनी वैल्यू के साथ होगा। अब मैं आपको एक चेक कराऊं, नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद करो। अगर आपको दोनों पार्ट पता है तो अंडर रूट करके दोनों पार्ट का स्क्वायर कर दो, जरा करना जरा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 यानी रूट से बाहर निकालो 2, हो तो गया, आ तो गया ना भाई, बात तो वही है, ठीक है। अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। तो क्या क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जरा सुनिए। मान लो मैंने कहा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैंने कहा कि एक फोर्स है, मैंने कहा एक फोर्स है बेटा, आपके पास एक फोर्स है और वो फोर्स 60 डिग्री बना रहा है, सॉरी कितना एंगल बना रहा है वो नहीं पता, लेकिन वो एंगल किसके साथ, y के साथ दिया हुआ है, हमें नहीं पता वो कितना बना रहा है, आई डोंट नो। ये f का x कंपोनेंट और ये f का y, तो होना ही होना है, जब 2D है, 2 एक्सिस के बीच में है तो x पार्ट भी होगा, इसका y पार्ट भी होगा। इसका x पार्ट 1 न्यूटन का है, इसका y पार्ट √3 न्यूटन का है, दे रखा है, यानी कि यहाँ पर इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है, दोनों पार्ट्स की वैल्यू पता है। पूछा है कि आप ये जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू बताओ और किस एंगल पे ये लिया गया है उसकी वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल है बेटा, नेट फोर्स की वैल्यू तो आराम से निकाल दोगे, जब दोनों कंपोनेंट पता हो तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके दोनों पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों कंपोनेंट पता है तो अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जरा बताइए तो जरा, 1 का स्क्वायर 1, ये √3 का स्क्वायर 3, 4 आ गया, √2 यूनिट। चलो जी आ गया जी, ओवर करो बात, बोल देना सर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट। अब थीटा भी निकाल देता हूं, देख लो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से x पार्ट होगा इसका f sin थीटा और y पार्ट होगा f cos थीटा। कैसे कैसे बताना, ट्रिक मैंने बताया ना, एंगल y के साथ दिखाया गया है तो y पार्ट फॉर्मूले के हिसाब से cos में आना चाहिए, x पार्ट sin में आना चाहिए। अब जरा मुझे बताइए
एफ साइन थीटा एक्स पार्ट है और एफ का एक्स पार्ट है कितना 1, वाई पार्ट एफ कॉस थीटा है कितना √3। बस हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा, एफ एफ कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया, थीटा भी आ गया और नेट फोर्स की वैल्यू भी आ गई। मैंने किया कि नेट फोर्स ये आ गया और थीटा ये आ गया। क्या मैंने, साइन में आएगा ये कॉस में आएगा, दोनों लिख दिया। दोनों कंपोनेंट की वैल्यू पता ही थी, उसको दोनों लिखकर डिवाइड कर दो, एफ एफ कट गया, साइन बाय कॉस tan 1/√3, tan थीटा 1/√3 मतलब थीटा 30 डिग्री। ये थीटा भी आ गया और नेट फोर्स की वैल्यू भी आ गई। तो याद रखना, कभी भी कोई भी फोर्स 2D होगा, दो एक्सिस के बीच में होगा तो दो पार्ट टूटने ही टूटते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट एक वर्टिकल पार्ट। जेड एक्सिस को लेकर प्लेन में नहीं समझाऊंगा, ना पेपर में आएगा तो एक्स वाई प्लेन में ही समझना है, क्योंकि जेड एक्सिस वी कांट शो दिस। तो सब क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने समझा दिया। अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा इक्वेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन इक्वेशन ऑफ वेक्टर समझने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर ये भी करना पड़ेगा। वो ये करना पड़ेगा बेटा कि अगर मान लो मैं कोई एक बात बोलूं कि एक वेक्टर है पी वेक्टर, वो ऐसे लिख दूं नॉर्थ वेस्ट में है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक वेक्टर है नॉर्थ वेस्ट में, तो इसका मतलब ये समझना कि सर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब ये बीच से गया, एकदम बीच से गया है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब बीचों बीच से गया है। तो आपको पता है ये सब आपस में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो बीचों बीच का मतलब क्या हुआ कि दोनों के साथ 45 डिग्री, इसके साथ भी इसके साथ भी, अरे 45 डिग्री बनाकर गया है। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर को लिख दूं कि ये पी वेक्टर 60 डिग्री, एक एग्जांपल, साउथ ऑफ ईस्ट है या वेस्ट है, साउथ ऑफ वेस्ट। अब मैंने जब 60 डिग्री बोल दिया तब तो बीचों बीच से है नहीं। तो जब मैं ऐसा लिख दूं 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो एंगल किसके साथ लोगे, वेस्ट के साथ, मतलब जो ऑफ के बाद आएगा उसके साथ। अगर मैं बोलता 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ के साथ लेते। तो दिखाओगे कैसे इस वेक्टर को, बताना जरा बेटा। अब इस वेक्टर को कैसे दिखाओगे, यहां अलग से बना देता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट में है दोनों, और 60 डिग्री किसके साथ, वेस्ट के साथ। याद रखना इस पॉइंट को। एंगल किसके साथ दिखाएंगे, जो ऑफ के बाद आएगा, जो ऑफ के बाद आएगा उसके साथ एंगल दिखाना है। अगर मैं बोलता है ये 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो ये एंगल जो 60 डिग्री वो साउथ के साथ होता। तो डायरेक्शन लिखने के दो तरीके समझ में आ गए। दो डायरेक्शन लिखूं और कोई बीच में डैश लगा दूं, कोई एंगल में एंगल, दो डायरेक्शन और बीच में डैश, तो समझना बीचों बीच से निकला है वो वेक्टर। और अगर कोई एंगल दे दूं, दो डायरेक्शन लिखूं और एक एंगल दे दूं, तो जो ऑफ के बाद जो आएगा ना उसके साथ एंगल लेना है। याद रखना, वेस्ट ऑफ साउथ होता तो साउथ के साथ दिखाते, नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता तो ईस्ट के साथ एंगल दिखाते। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा और एंगल ईस्ट के साथ होगा। ट्रिक याद रखना, एंगल दे दे कोई एंगल, तो ऑफ के बाद जो आएगा उसके साथ एंगल दिखाना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अगर 2D वेक्टर को दो डायरेक्शन के बीच में लिखना ही पड़ेगा। 2D का मतलब दो डायरेक्शन की बात करेगा, डैश लगा देगा तो बीच से निकाल देना, और दो डायरेक्शन की बात करें और कोई एंगल दे दे तो जो ऑफ के बाद जो डायरेक्शन आएगा उसके साथ देखना, ठीक है, वो एंगल लेना। तो आज की क्लास में मैंने जो पढ़ाया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया और कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, और अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ बहुत अच्छा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।